राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। तो फिर उसी के साथ साथ हम लोग अपना प्यारा सा क्लास स्टार्ट करेंगे। और आप लोग से एक बात बता दें कि देखिए, पढ़ाई जब भी किया जाए तो एक जुनून के साथ किया जाए, एक जोश के साथ किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैं बहुत सारे बच्चों को बता दूं कि वो लोग करीब एक दिन में अगर 3 से 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि वो मतलब अपने जीवन में बहुत आज अद्भुत कार्य कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रयागराज, दिल्ली, जो आपके मुखर्जी नगर है, आप ऐसे ऐसे स्थान पर आप हमारे और आपके जैसे तकरीबन लाखों बच्चे हैं जो कि तैयारियां कर रहे हैं और जो कि 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यार हो सकता है कि आज कुछ हम कम पढ़ाई किए। तो फिर अपना तुलना आप उन बच्चों से कीजिए। और कुछ बच्चे हैं जो कि अपना तुलना वो छोटे छोटे बच्चों के साथ करते हैं कि वह 2 घंटा पढ़ाई किया है और मैं 4 घंटा किया हूँ। तो फिर ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आप लोग अपना मन से पढ़ाई कीजिए, और जो कि भारत सरकार बहुत सारी वैकेंसियां प्रोवाइड कर रही है और कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रही है। और आपको बता दूं कि 2025 में भी बहुत सारी वैकेंसी आने की गारंटी है, उम्मीद भी है। तो फिर आप लोग अपना मन से, लगन से तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूट्यूब पर सुविधाएं दिया जा रहे तो फिर उसका फायदा उठाइए। तो फिर चलिए, उसे एक साथ साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सारी की सारी जानकारियां ले चुके हैं, सारी की सारी बातों को पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि केंद्र और राज्य में संबंध। आपको बता दूं कि जैसे कि जिस प्रकार से केंद्र की शक्तियां अलग है, उसी प्रकार से राज्य की भी शक्तियां हैं। लेकिन इसमें एक चीज यह होता है कि अगर तुलना किया जाए कि केंद्र की शक्तियां ज्यादा है कि राज्य की शक्तियां ज्यादा है, तो फिर केंद्र की शक्तियां ही ज्यादा मिली। तो फिर चलिए, अब हम लोग आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, केंद्र और राज्य में संबंध। तो सबसे पहले पहले मैं आपको बता दूं, 1 मिनट। हमारे संजीव सर इससे पहले वाले क्लास में अपना सिंप्लीफिकेशन पढ़ा चुके थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पॉलिटी, क्योंकि हम लोग का प्यारा सा सेशन है पॉलिटी। क्योंकि जो भी हमारा जनरल साइंस होता है वो मोस्टली आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही सब सारे सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपके कम से कम 5 नंबर पॉलिटी से फिक्स रहते हैं। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम रहेगा उसमें 5 नंबर आपका पॉलिटी से आना तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले पहले मैंने आपको बताया कि केंद्र और राज्य में संबंध। तो जो केंद्र और राज्य में संबंध होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। पहला होता है विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध। विधायी यानी कि विधायिका, विधायिका यानी कि कानून, विधि, ये सब हो जाता है। दूसरा होता है प्रशासनिक, फिर तीसरा होता है वित्त, वित्त यानी कि पैसा वगैरह। तो यानी कि टोटली अगर हम माने तो केंद्र और राज्य में जो भी संबंध होता है वह 3 प्रकार से होता है। तो पहला हम लोग बोल सकते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध जो कि हमारा होता है आर्टिकल 245 से 255। फिर दूसरा हमारा होता है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में क्या होता है, यह रहता है 255 से 263। फिर तीसरा हमारा आता है वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध कितना होता है, 261 से 293। यानी कि भैया जो कि केंद्र और राज्य का संबंध रहेगा वह 3 भागों में विभाजित रहता है। पहला रहता है विधायी संबंध, दूसरा रहता है प्रशासनिक संबंध, और तीसरा रहता है वित्तीय संबंध। आपका आर्टिकल्स आप लोग के सामने मौजूद है। फिर उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। तो सबसे पहले पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो भी विधि होता है, जो भी विधि का निर्माण होता है, वह मूलतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आप कहीं पर विधि बनाएंगे, कहीं पर कानून बनाएंगे, संसद कहीं पर कानून या विधि बनाती है, तो वह 2 केसेस रहता है। पहला केसेस तो यह होता है कि विषय के आधार पर वहां पर नया विधि बन सकता है। विषय यानी कि राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, उसी को विषय बोला जाता है। और दूसरा होता है कि क्षेत्र के आधार पर वहां पर कानून बन सकता है, कि जैसे कि हरियाणा राज्य में
कुछ नया कानून बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कुछ नया कानून बन सकता है। तो क्षेत्र के आधार पर भी जो संसद होता है कानून बना सकते हैं, यानी जो संसद होती है वह दो केसेस में कानून बना सकते हैं। पहला होता है विषय के आधार पर और दूसरा होता है क्षेत्र के आधार पर। यह हमारा जो कानून बनाने का कार्य करता है वह हमारा संसद करता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो आर्टिकल 245 है तो वो यह बताता है कि संसद पूरे देश के लिए विधि बना सकती है। जी भैया, कि संसद जो होता है वह पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं और पूरे देश में जितने भी व्यक्ति रहेंगे उन कानूनों को पालन करेंगे। संसद भूमि हो, वन हो या जल हो, हर जगह वह पूरे भारत में कानून बना सकता है। अब उसके बाद क्या होता है, और लेकिन अगर राज्य जो होता है, राज्य विधानमंडल अगर जो कानून बनाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो संसद कानून बनाता है वह पूरे भारत तक रहता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या देखते हैं कि 246 से अब होता है कि विषयों के आधार पर विधि का निर्माण। पहला तो था कि पूरे देश में, यह तो आपका हो गया कि क्षेत्र के आधार पर हो गया, और क्षेत्र में यह आपको बताएं हम कि संसद पूरे देश में कानून बनाएगा, लेकिन जो राज्य विधानमंडल रहेगा वह सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में ही कानून उसके सीमित रहते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 246, वह यह बताता है कि विषय के आधार पर विधि का निर्माण, यानी जो संसद रहेगा भैया वह आपके विषय के आधार पर भी कानून बनाता है। और विषय कौन कौन से होते हैं, वही 3 विषय होते हैं। पहला होता है राज्य सूची, पहला आपका होता है राज्य सूची, दूसरा आपका होता है संघ सूची, और तीसरा आपका होता है समवर्ती सूची। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। अब इसमें से सबसे ये देखते हैं कि जो संघ सूची होते हैं इसमें 100 विषय, ठीक है भैया, और जो समवर्ती सूची होते हैं इसमें 52 विषय होते हैं, और जो राज्य सूची होते हैं इसमें 61 विषय होते हैं। यानी कि जो हमारा संसद रहेगा वह विषयों के आधार पर विधि का निर्माण कर सकता है, जो कि संघ पर तो केंद्र करेगा। समवर्ती सूची, अब देखिए समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, जैसे कि न्याय हुआ, शिक्षा हुआ, परिवार नियोजन हुआ, बाट माप हुआ, तो यह समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची यानी कि राज्य सूची और केंद्र सूची का आपस का तालमेल ही समवर्ती सूची कहलाता है। और संघ सूची तो हालांकि केंद्र से संबंधित है, राज्य सूची राज्य से संबंधित है, परंतु जो समवर्ती सूची होता है वह केंद्र और राज्य दोनों से संबंध रखता है। तो यह हमारा होता है समवर्ती सूची। अब इस पर कानून कौन बनाता है, तो इस पर संसद कानून बनाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 यह बताता है साहब कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दे तो जो संसद होता है उस राज्य पर कानून बना सकता है, लेकिन वह कानून सिर्फ उसी राज्य तक ही सीमित रहेगा। इनका कहने का मतलब यह होता है कि जैसे कि राज्य सूची पर तो हालांकि राज्य विधानमंडल ही कानून बनाएंगे, लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कि यह राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे रहा है तो राष्ट्रीय महत्व के नाते उस विषय पर जो कानून बनाएगा वह संसद कानून बनाएगा, परंतु वह कानून सिर्फ उसी राज्य तक ही सीमित रहेगा और यह कानून 1 वर्षों तक चलता है। और जैसे ही 1 वर्ष होता है, अगर उस कानून को चाहते हैं तो राज्यसभा आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर राज्यसभा उस कानून को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उस 1 वर्ष के बाद फिर 6 महीना के आने से पहले ही वह कानून ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, अगर राज्यसभा 1 वर्ष के आगे तक उस कानून को नहीं बनाए। तो यह हमारा होता है अनुच्छेद 249। अब 250 में क्या देखते हैं हम लोग कि आपात की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। जी हाँ भैया, कि अगर जैसे कि भारत देश में किसी भी राज्य में अगर आपातकालीन वाला परिस्थितियां आती हैं तो वहां पर जो कानून बनाते हैं तो वहां पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाएगी, वहां पर जो कानून बनेंगे वह संसद द्वारा बनाए जाए। तो अब उसके बाद ये 250 हो। अब 251 क्या बोलता है, 251 में यही बताया गया है कि 249 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा राज्य के किसी भी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया गया है तो उसको संसद कानून बनाएगी। 250 में आपात की स्थिति में संसद कानून बनाएगी, यानी कि इनका कहने का मतलब ये होता है 251 वाले भाग में कि जो हमारा संसद रहेगा वह राज्य सूची के विषय पर कानून तो बनाएगा, विधि तो बनाएगा, लेकिन जो हमारा राज्य विधानमंडल भी तो कुछ ना कुछ कानून बनाए रहेंगे। तो फिर जो इनके कानून को उनके कानून को विपरीत रहेगा
सिर्फ और सिर्फ वही कानून उनके निष्क्रिय रहेंगे, बाकी सारे के सारे कानून राज्य विधानमंडल द्वारा ही चलाए जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से अगर कानून हमारा जो राज्य विधानमंडल बनाया है, अगर ABC है, तो अगर AB संसद के कानून को काट रही है, तो फिर AB जो राज्य सूची का विषय है वही सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय रहेंगे, बाकी जो हमारा C है वो वैसे के वैसे चला रहेगा। वह हमारा 251 यह बताता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि 1 2 3 एक क्रमांक है, राज्य जो विधानमंडल है वो नंबर 1 पे कोई कानून बनाया है, नंबर 2 पर कोई कानून बनाया, नंबर 3 पर कोई कानून बनाया है। तो अगर वह नंबर 1 का कानून, नंबर 2 का कानून आपके संसद के जो विधि बनाया है, तो अगर उस विधि को काट रही या फिर उसके विपरीत है, तो फिर जो राज्य विधानमंडल पहला और दूसरा क्रमांक कानून बनाया है उनका कानून वह निष्क्रिय हो जाएंगे। परंतु जो ये नंबर 3 का क्रमांक रहेगा, जो राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे वह वैसे का वैसा बना रहेगा। यह हमारा अनुच्छेद 251 बताता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 भी यह बताता है कि राज्य के कहने पर संसद कानून बना सकती है। इसमें यह होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सरकार से गुहार लगाएं, सरकार से अपील करें कि आप हमारे विषय पर कानून बनाइए, तो फिर संसद जो होता है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। परंतु सिर्फ जो राज्य ये गुहार लगाए रहते हैं, जो राज्य ये अपील किए रहते हैं मालिक आप आइए हमारे यहाँ का कानून बनाइए, तो सिर्फ और सिर्फ उसी विषय पर उसी राज्य तक ही सीमित रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाए। फिर उसके बाद क्या बताता है अनुच्छेद 253 रहेगा, 252 नहीं 253। तो अनुच्छेद 253 यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि समझौते के लिए संसद कानून बना सकती है। तो इसमें यह होता है कि अगर संसद को लगता है कि अगर एक राज्य से किसी दूसरे राज्य का खतरा चल रहा है, या फिर एक राज्य से किसी देश का भी कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर जो संसद होगा वह राज्य के अनुमति के बिना भी कानून बना सकता है, क्योंकि यह पूरे संघ की बात चल रही है। क्योंकि एक राज्य के लिए पूरे संघ पर खतरा नहीं बन सकता है, इसीलिए अगर संसद चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि समझौते के लिए किसी भी राज्य से उसका अनुमति लिए बिना कानून बना सकते हैं। यह हमारा आर्टिकल 253 बोलता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 247। तो साहब इसमें यह बताता है कि समवर्ती सूची के विषयों को लागू कराने के लिए संसद अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकता है। तो जी हाँ भैया, जैसे कि क्या होता है कि अगर बहुत सारे अगर विषय पर कानून बन रहे हैं तो फिर कार्य भी बढ़ेंगे। तो कार्य बढ़ने की वजह से जो हमारा संसद होता है वह अतिरिक्त न्यायालय का स्थापना कर सकता है, कि जिससे कि कार्यों का विभाजन हो जाए और कार्य आसानी से शांतिपूर्वक जल्दी से सफल हो सके। यह हमारा बताता है अनुच्छेद 247। तो उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। और हाँ, अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आ रही होंगी, हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी जो टॉपिक्स है अगर वो आपके लिए बेनिफिट्स हो रहा है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने भी आप लोग के दोस्त यार होंगे उनसे जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ अगर किसी और का भी भला हो जाए तो फिर ये बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आगे हम लोग यह देखते हैं कि थोड़ा सा सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो 1793 का चार्टर एक्ट था, वहां से ये ये हुआ था कि जैसे कि परीक्षाओं का शुरुआत होगा, कि बात उठी थी, चर्चा उठा था कि भैया हो लोक सेवकों के लिए भी कार्य किया जाएगा। तो एक प्रकार से परीक्षा की बात ही कार्य करने वाली बात हो रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ यार बातचीत उठ रही थी। फिर सन 1853 में यह हुआ था कि सबसे पहली बार सिविल परीक्षाओं का एकदम हो गया था कि अब निर्णय हो गया कि अब सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था किया जाएगा। तो उस वक्त जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालियस। इसीलिए कॉर्नवालियस को सिविल सेवा परीक्षाओं के जनक कहा जाता है। ये आपकी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंस है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि सिविल सेवा परीक्षाओं के जनक कॉर्नवालियस को कहा जाता है।
यानी कि भैया सबसे पहली पहली बार 1853 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षाओं का शुरुआत करने की व्यवस्था की गई, जिसके जो उस वक्त जो बंगाल के गवर्नर थे वो लॉर्ड कॉर्नवालियस थे, इसीलिए सिविल सेवा परीक्षाओं का जनक कॉर्नवालियस को ही बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में ब्रिटेन में ही सिविल सेवा परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सन 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था किया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 1922 में भारत और लंदन दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था किया गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1919 में यह निर्णय किया गया था कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था किया जाएगा, परंतु 1952 में लंदन और भारत दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था किया गया था। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा समरी बता दूं कि 1793 के चार्टर एक्ट में यह बात उठी थी कि सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था किया जाए, और उसके बाद यह हुआ था कि 1853 में पहली बार निर्णय हो गया था कि हाँ वाकई में ही सिविल सेवा परीक्षाओं का कराना जरूरी है। तो उस वक्त जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालियस, इसीलिए कॉर्नवालियस को सिविल सेवा परीक्षाओं का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद 1885 में पहली बार ब्रिटेन में सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था की गया था। तो इसमें दो प्रकार का कार्य किया जाता है कि पहला तो इसमें एक लोक चयन का समिति बनाया जाता है, और दूसरा साक्षात्कार का व्यवस्था किया जाता है कि व्यक्ति पहले वह एक प्रकार से रिटन एग्जाम देगा, फिर उसके बाद वह इंटरव्यू देगा। तो इसी प्रकार से सिविल सेवा परीक्षाओं में उनका चयन होता है। और फिर सबसे पहले 1919 ईस्वी में यह भी व्यवस्था किया गया था कि वाकई में ही भारत में भी सिविल सेवा परीक्षाओं का व्यवस्था किया जाएगा, और सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं के योगदान ये व्यवस्था किया गया, और उसी का शासन लंदन में भी किया गया था। तो फिर यह सन 1922 में प्रारंभ किया गया था, और जो सिविल सेवा परीक्षाओं के जनक होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालियस। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग, कि भैया निर्वाचन आयोग क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग यह देखते हैं कि निर्वाचन आयोग यह होता है कि इनका जो मुख्य कार्य होता है यह चुनाव करवाना होता है, कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह एक निर्वाचन आयुक्त को चुनते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनते हैं, जिन्हें यह कार्यभार मतलब दिया जाता है कि उन्हें चुनाव संबंधित कार्यभार को संभालना है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 324 यह बताता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। यह हमारे संविधान में लिखा गया था कि आर्टिकल 324 में यह बताया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। अब निर्वाचन आयोग में कौन कौन रहेंगे भैया, तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं, और दो निर्वाचन आयुक्त रहेंगे यानी कि दो इलेक्शन कमीशन। अब इसका जो गठन किया गया था तो सबसे पहले सन 1993 ईस्वी में मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन किया गया। फिर उसके बाद इनकी नियुक्तियां कौन करती है, तो इनकी नियुक्तियां जो होती है वह राष्ट्रपति ही करती है, लेकिन एक समिति बनाती है। तो फिर समिति के सिफारिश पर उस समिति में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो भैया प्रधानमंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, और लोकसभा के नेता भी 25 लोग रहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें यह देखते हैं कि जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुन लिए हैं तो उनका तो कुछ ना कुछ उनका तो एक एज क्राइटेरिया तो होगा कि ये कब तक अपने पद पर रहेंगे। तो इसमें यह होता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह 6 वर्षों तक ही अपने पद पर रहता है, या फिर वह अपने 65 वर्ष तक रहता है। यानी कि अब इन दोनों में से अगर कोई भी चीज पहले आ जाता है तो उसको मतलब वो अपना पद छोड़ देता है, या फिर उसके पद से उसको हटा दिया जाता है। अगर व्यक्ति 65 वर्ष का हो गया है तब उसको अपना पद छोड़ना होगा, या फिर वह व्यक्ति 6 वर्ष तक कार्यभार संभाल चुका है, निर्वाचन वाला कार्य कर चुका है, तब उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य यही होता है कि चुनाव करवाना होता है, तो चुनाव करवाना होता है, मतदान सूची बनाना होता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करवाना या मान्यता रद्द। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर यह चाहता है कि वो चुनाव लड़े तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर निर्भर होता है कि वो चाहे तो उनको सीट दे सकती है और चाहे तो उनका सीट रद्द भी कर सकती है। अगला केसेस क्या होता है कि निर्दलीय पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी कि जो बिना दल के व्यक्ति हैं तो उन लोगों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान करने की जो
व्यवस्थाएं दी गई है वो मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दी जाती है, कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही निर्दलीय पार्टियों को ये एक प्रकार से चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां रहती है उनको भी चुनाव चिन्ह प्रदान करने का जो कार्य होता है वह हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ही करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 325। अब आर्टिकल 325 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह भी कार्य रहता है कि वह किसी भी व्यक्ति के जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव ना हो किसी भी चुनाव में। तो उनका कार्य यह देखते हैं कि आर्टिकल 325 यह बताता है कि किसी भी चुनाव में किसी भी व्यक्ति के जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो यह आर्टिकल 325 बताता है। आर्टिकल 326 यह बताता है कि व्यस्त मत अधिकार, इसमें यह बताता है कि 18 वर्ष के जो मतलब व्यक्ति रहेंगे वही सिर्फ और सिर्फ चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते। यह 41वां संविधान संशोधन 1988 में यह व्यवस्था किया गया। 41वां संविधान संशोधन 1988 में यह व्यवस्था की गई थी। पहले यह हुआ था 21 वर्ष का, लेकिन इसमें 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि पहले 21 वर्ष के जो व्यक्ति होते थे वही चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे, परंतु 41वां संविधान संशोधन 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यह भी कार्य कौन देखते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी इस प्रकार से आप ये सोचिए कि चुनाव संबंधी सारी कार्य प्रणाली कोई देखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त लोग देखते हैं, क्योंकि वही निर्वाचन आयोग के मतलब एक प्रकार से उन्हीं के लिए निर्वाचन आयोग को गठन किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, निर्वाचन आयुक्त हो। इनका कार्य है चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों वाले पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराना, या फिर जो निर्दलीय पार्टी के व्यक्ति हैं उनको चुनाव चिन्ह देना। ये सारे के सारे कार्य हमारे निर्वाचन आयुक्त लोग करते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 327। तो भैया देखिए 327 में यह सीधा सीधा बताता है कि राज्य विधानमंडल पर जो कानून बनाने वाला कार्य करता है वह संसद करता है। यानी कि राज्य विधानमंडल में जो भी चुनाव होंगे, यानी कि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे के सारे जो कानून बनाते हैं तो वो कौन बनाते हैं? वह हमारा संसद बनाते हैं। आर्टिकल 377 के हैं, इसके ऊपर लिख देता हूं। इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 327 से बताता है कि राज्य विधानमंडल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब पर जो कानून बनता है, कानून संसद बनाए। यानी कि जो राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया रहेंगी उस पर जो कानून बनाते हैं वह संसद बनाए। फिर आर्टिकल 328 में क्या है? जैसे कि इसमें जो राज्य विधानमंडल एक केंद्र में था, अब संसद में राज्य में हो जाएगा कि राज्यों के चुनाव में विधि संसद बना। तो जिस प्रकार से केंद्र वाले चुनाव पे जो विधि होता है वह संसद बनाएगी, उसी प्रकार से 328 में जो राज्य सूची में जो आपके चुनाव होंगे उसमें आपका संसद कानून बनाएगी। यानी कि मोस्टली जो कानून बनाने का कार्य तो संसद ही करेगी, तो फिर जो चुनाव संबंधी प्रक्रिया होती है वो राज्य हो या फिर केंद्र हो वह संसद ही बनाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन समझ में भी आया होगा और आप लोग को मजा भी आया होगा, क्योंकि मतलब जिस प्रकार से छोटा छोटा टर्म उठाकर आप लोग को सारा का सारा डिफिनेशन कर रहा हूँ, सारा का सारा विवरण आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग को पढ़ने में मजा भी आएगा। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए
और तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।